पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण के विषय में पढ़ने से पहले देखो, पहले हम अपने एनवायरनमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी का अपना एनवायरनमेंट है। जनरली हमें सभी पता है, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस है 78.0%, ठीक है। एग्जैक्ट है, ध्यान रखना, जनरली 78% आता है, लेकिन जो बड़े एग्जाम है यूपीपीसीएस वगैरह, उनमें बिल्कुल ये फिक्स तक भी आया है। तो नाइट्रोजन की मात्रा 78.03%, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर गैस आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% है, जिसे लगभग 21% तक भी कहा गया। क्लियर। इसके बाद है आपकी CO2 0.03%। यूपीपीसीएस 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिंपल सा है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि CO2 की मात्रा कितनी है, 0.03%, ठीक है। इसके बाद ऑर्गन गैस, जिसकी मात्रा 0.93% है। और इसके अलावा वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में हीलियम, हाइड्रोजन भी हैं, जिन्हें जनरली PM पार्टिकुलर मैटर में दर्शाया जाता है, लेकिन हमें उसका भी इतना कोई वो नहीं है, फिलहाल हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या रोल है। सबसे बड़ी बात है कि मानव के लिए नाइट्रोजन का क्या इंपॉर्टेंट है। भाई सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, और मानव के लिए क्या उपयोग है, इतनी बड़ी मात्रा में इस गैस का धरती पे होना किस चीज के लिए कारगर है, तो वो जानते हैं। अभी आप देखो, नाइट्रोजन में लगभग 14 से 16% तक प्रोटीन होती है, ठीक है। कितने परसेंट, 14 से 16% तक नाइट्रोजन में क्या होती है, प्रोटीन। प्रोटीन शरीर निर्माण के लिए उपयोगी है, ठीक है। ठीक, तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है SSC CGL में कि नाइट्रोजन का मुख्य घटक है, आंसर क्या है, प्रोटीन, और कितने परसेंट है, 14 से 16%, ठीक। अब आप नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस पृथ्वी पे है क्या, हम उसके विषय में जानने के प्रयास कर रहे हैं। तो देखो, पौधों के लिए नाइट्रोजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पौधे नाइट्रोजन को सीधे रूप से ग्रहण नहीं करते। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अवयव नाइट्रेट के रूप में, किसमें ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। अब जबकि वायुमंडल में तो नाइट्रोजन सीधी है, नाइट्रेट के रूप में तो अवेलेबल नहीं है, फिर ये नाइट्रेट बनती कैसे है। तो असल में क्या है, पृथ्वी पे कुछ जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन का नाइट्रेट में है, नाइट्रोजन को काइमेट करते हैं नाइट्रेट में। इसमें एक जीवाणु का नाम है राइजोबियम, ये एक जीवाणु है, यानी कि एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया दलहनी कुल की फसलों में पाया जाता है, ठीक है। दलहन कुल की फसल, अब दलहन कुल की फसल का मतलब क्या है, दलहन फसल मतलब दाल वाली फसल। जनरली इस कुल को लेग्यूमिनोसी कुल भी कहा गया इंग्लिश में, ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली, क्या बोला गया है, लेग्यूमिनोसी कुल, ठीक है। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसी कुल की जड़ों में सहजीवी के रूप में, किसके रूप में है, सहजीवी के रूप में। सहजीवी क्या है, इंग्लिश में सहजीवी को बोलते हैं सिम्बायोटिक। सहजीवी वो संबंध है जब एक जीव दूसरे जीव के ऊपर आश्रित हो और एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। दोबारा सुनो, जब एक जीव दूसरे जीव के ऊपर क्या हो, आश्रित हो और एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, तो ऐसा संबंध सहजीवी कहलाता है। SSC CHSL के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ भी, ठीक है। तो अब हम दोबारा देखते हैं, पौधों को क्या चाहिए, नाइट्रेट। नाइट्रेट कैसे मिलेगी पौधों को,
मैंने अभी बताया कि कुछ जीवाणु पृथ्वी पर पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को काय में तब्दील करते हैं, नाइट्रेट। इनमें क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों में पाया जाता है। अब ये क्या करता है, जैसे सपोज करो ये एक पौधा है, तो इनकी जड़ों में राइजोबियम यहाँ पे गांठों का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा, गांठ, संक्रमण करके यहाँ गांठ बनाएगा, और इन गांठों में लैग हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। जैसे मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन है, इसी प्रकार राइजोबियम दलहनी कुल की फसलों में एक गांठ बनाता है जिसके अंदर लैग हीमोग्लोबिन होता है। ये लैग हीमोग्लोबिन ही नाइट्रोजन को काय में तब्दील करता है, नाइट्रेट। एसएससी के सीजीएल एग्जाम में पूछा गया। ठीक, तो हमें नाइट्रोजन इस तरीके से पौधों के द्वारा मिलती है। इसके अलावा कुछ स्वतंत्र जीवाणु भी हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तब्दील करके पौधों को प्रदान करते हैं। ठीक है, पौधों के लिए नाइट्रोजन क्यों उपयोगी है, अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन का मुख्य अवयव क्या है, प्रोटीन। अब प्रोटीन शरीर निर्माण के लिए जिम्मेदार है। पौधों का शरीर जीवन भर ग्रोथ करता है, तो इस वजह से उसे नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जनरली क्या है, पौधों को 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने, 16 से 17 पोषक तत्वों की पौधों को आवश्यकता है, जिनमें से N, P और K का अनुपात 4:2:1 है, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, पोटास और ठीक, ये तो NPK में 4:2:1 का रेशो है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता है। ठीक, अब तो नाइट्रोजन तो इस तरीके से उपयोगी है। अब दूसरा हो गया ऑक्सीजन। हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन प्राणवायु है। ऑक्सीजन कैसी है, प्राणवायु है। अब एक क्वेश्चन आया कि ऑक्सीजन पृथ्वी पर आई कहाँ से, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कहाँ से आई है, जल से आई है। कहाँ से आई, जल से प्राप्त हुई, क्योंकि H2O, भाई H2O, तो ऑक्सीजन यहाँ स्वतंत्र अणु के रूप में उपस्थित थी। बाद में ऑक्सीजन किसके माध्यम से, BGA। बाद में जल से ऑक्सीजन जब पृथ्वी पे बाहर आई है तो उसके लिए मुख्य जिम्मेदार कौन सा था, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल। तो पृथ्वी पे जो सबसे पहले जीवधारी आए थे उनमें नील हरित शैवाल सबसे पहला था, और इसी की वजह से पृथ्वी क्या हुई है, वायवीय हुई, यानी कि ऑक्सीजन जो रेवोल्यूशन पृथ्वी पर हुई है उसके लिए BGA काफ़ी जिम्मेदार था। ठीक, अब ऑक्सीजन हम अभी मैंने बताया कि प्राणवायु है। मानव, फिर एक क्वेश्चन आया SSC CGL में, मानव ऑक्सीजन का कितने % उपयोग करता है, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है हम उसका कितने % उपयोग कर रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया। तो देखो 21% है लगभग, मानव उपयोग करता है 4 से 5%। हम जो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन शरीर के अंदर गई और 4 या 5% हमने इसका उपयोग किया, और इसके बाद लगभग 16 से 17% वापस हमने वायुमंडल में छोड़ दी। तो दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम आए हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि ऑक्सीजन का मानव उपयोग कितना करता है, तो 4 से 5%, और रिलीज कितनी करता है यूज करने के बाद, 16 से लगभग 17%। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन जैसे जो आजकल अस्पताल हैं या फिर जो गोताखोर हैं उसमें जो ऑक्सीजन यूज होती है, शुद्ध ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता उसमें ऑक्सीजन की जगह या तो नाइट्रोजन या फिर हीलियम मिली होती है। इसका मेन कारण क्या है कि शुद्ध ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, तो शुद्ध ऑक्सीजन, क्योंकि हम एनवायरनमेंट से भी शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लेते, उसके साथ हम नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दुनिया भर की गैस भी ग्रहण कर रहे हैं। तो इसी वजह से कभी भी अस्पतालों में या फिर गोताखोर के लिए जो ऑक्सीजन यूज होती है, क्या यूज होती है, ऑक्सीजन के साथ या तो हीलियम या फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हमारी गैस इसके लिए। अब बात आई CO2 की। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या महत्वपूर्ण है, 2011 यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रदूषक नहीं है, तो उसका आंसर उन्होंने दिया था CO2, जबकि हम ये मानते हैं कि ये गैस क्या है, प्रदूषणकारी है। देखो, प्रदूषणकारी गैसों में तो इसका नाम है,
लेकिन प्रदूषकों में इसका डायरेक्ट नाम इस वजह से नहीं आता कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। किसके लिए जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पौधे ऑक्सीजन हमें प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि भाई प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है, और प्रकाश संश्लेषण में पौधों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, बदले में हमें क्या देगा? वो ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, इसका वातावरण में रहना उपयोगी है। तो ये डायरेक्ट प्रदूषण नहीं फैला रही, क्या कर रही है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अब कैसे जिम्मेदार है, आइए ये समझते हैं। ठीक है, अब देखो, आप दोबारा से हम पृथ्वी बनाते हैं, तो ये हमारी पृथ्वी होगी। पृथ्वी का भी मैंने जैसे बना रखा था अपना एनवायरनमेंट है। यहाँ पे हमारा सूर्य है, तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं वे अपने साथ विकिरण लेके आ रही हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये विकिरण पृथ्वी से टकरा के वापस वायुमंडल में भेज दिया जाता है। लेकिन CO2 गैस जो है ये पृथ्वी की निचली सतह पर पाई जाती है। निचली सतह पर पाए जाने की वजह से थोड़ी सी भारी गैस है। भारी गैस होने के कारण होता क्या है कि सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए तो ये क्या होती है, पारदर्शी होती है, लेकिन जो विकिरण टकरा के वापस वायुमंडल में जा रहा है उसके लिए ये ओपेक है, यानी कि अपारदर्शी है, उसे ये जाने से रोकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो विकिरण या जो तापमान पृथ्वी पर सूर्य के माध्यम से आया और जो टकरा के पृथ्वी से वापस जा रहा है उसे ये पुनः रोक रही है, तो पृथ्वी को गर्म करने में मुख्य भूमिका निभाती है। अभी 2018 यूपीपीसीएस से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पृथ्वी का वातावरण क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी का वातावरण -18 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, तो पृथ्वी पे एक तरीके से गर्म कंबल की भांति है कि अगर ये कंबल हमने हटा दिया तो पृथ्वी माइनस में पहुंचेगी। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी समस्या आजकल क्या है, इसकी बढ़ती हुई मात्रा बहुत नुकसानदायक है। कैसे नुकसानदायक है? ग्लोबल वार्मिंग में ये गैस 60% का कंट्रीब्यूशन कर रही है। कितने परसेंट? 60% का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में अकेले ये गैस कर रही है, CO2। ठीक है, अब देखो, जिस समय अब यहाँ का एक फैक्ट है, जो IPCC एक संस्थान है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, एक संस्था है IPCC। तो IPCC ने एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट में कहा गया कि 1860 से 1990 तक पृथ्वी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा था। 1860 से कब तक? 1990 तक। और 1990 से 2005 तक पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 सेल्सियस बढ़ गया। ठीक, इसके लिए ये क्यों बढ़ा? ठीक है,